हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सभी ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए वन पीस रिव्यू वीडियो में। जैसे कि लास्ट टाइम करीब एक महीने पहले वन पीस के 200 एपिसोड्स का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरे एग्जाम आ गया जिसकी वजह से मैं और एपिसोड्स देख नहीं पाया। लेकिन अब मैं वन पीस के और भी ज़्यादा एपिसोड देख चुका हूँ, करीब 450 के ऊपर, जहाँ मेरा मरीन फोर्ड आर्क चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा वॉटर 7 सागा और थ्रिलर बाग सागा कंप्लीटेड है। समिट वॉर सागा भी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, उस पर मैं सिर्फ मरीन फोर्ड आर्क पे हूँ। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्रिलर बाग सागा तक की बात करूँगा। वाटर 7 पे जाने से पहले स्ट्रॉ हैट्स एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ उन्हें एडमिरल आउखीजी मिलता है और उनकी उनसे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो निको रॉबिन को वहाँ ले जाने आया होता है। हालांकि स्ट्रॉ हैट्स को जब वो आसानी से हरा देता है तो लूफी को अंदाजा हो जाता है कि एडमिरल और उसकी पावर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वो बंदा लूफी और पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू को एकदम आसानी से हरा देता है। वो बंदा निको रॉबिन को पूरी तरह जमा देता है। हालांकि उन्हें बताता है कि अगर तुम इसे गर्म पानी में डालोगी तो ये ठीक हो जाएगी। तब लूफी को पता चलता है कि एक एडमिरल और उसकी पावर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि वो उन लोगों को वहाँ छोड़ देता है और वो सीधे वाटर 7 के लिए निकल पड़ते हैं। सब मैं पहले बात करता हूँ वाटर 7 सागा की, जिसमें काफ़ी ही बड़े बड़े कांड हुए। स्ट्रॉ हैट्स आए थे गोइंग मैरी को ठीक कराने वाटर 7 पे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गोइंग मैरी अब ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें एक नया शिप लेना पड़ेगा। जिस बात के लूफी और रूसोफ की लड़ाई हो जाती है और रूसोफ क्रू को छोड़ देता है। वहीं निको रॉबिन भी क्रू को छोड़ के भाग चुकी है और स्ट्रॉ हैट्स पे एक्यूजेशन है कि उन्होंने वाटर 7 के मेयर आइसबर्ग को जान से मारने की कोशिश करी है। इस सागा में हमें क्या क्या देखने को नहीं मिलता। वर्ल्ड गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसी CP9, यहाँ तक कि बस्टर कॉल भी, और स्ट्रॉ हैट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को खुली धमकी देते हैं उनका फ्लैग जला के। और साथ ही में हमें पता लगता है वन पीस के यूनिवर्स की वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा हरामी है। वो एक 6 साल की बच्ची के ऊपर 79 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगा दी थी, क्योंकि उसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है और वो पोनिग्लिफ्स पढ़ सकती है। और साथ ही में आइसबर्ग पे भी हमला उन्होंने नहीं करा था, क्योंकि उन्हें प्लूटो नाम के वेपन के ब्लूप्रिंट चाहिए, जो कि आइसबर्ग के पास है, जो कि उसे उसके टीचर से मिले हैं। ये आइसबर्ग का जो टीचर था वही था जिसने गोल्डी रॉजर का शिप बनाया था। और साथ ही में पता चलता है कि निको रॉबिन ने स्ट्रॉ हैट्स को क्यों छोड़ा था और वो CP9 के साथ क्यों चली गई। क्योंकि निको रॉबिन जो कि ओहारा नाम के आइलैंड पर रहती थी, जहाँ काफ़ी सारे स्कॉलर्स रहते थे जो कि पोनीग्लिफ्स पढ़ सकते थे, इसलिए उन सबको चांद से मार दिया जाता है और पूरे आइलैंड की ऐसी तैसी लगा दी जाती है। निको रॉबिन वहाँ से जैसे तैसे बच गई होती है। पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पोनीग्लिफ्स को पढ़ने में बैन लगा रखा है और कुछ 100 साल की हिस्ट्री छुपा रखी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके भी पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएगी। और 6 साल की बच्ची निको रॉबिन के पीछे भी तब से ही पड़े हुए हैं। निको रॉबिन जब सिर्फ 6 साल की थी, वो तब से ही पोनीग्लिफ्स पढ़ सकती है। हालांकि पूरे आइलैंड की ऐसी तैसी लगाई जाती है, पूरे आइलैंड में कोई नहीं बचता, हर कोई मारा जाता है। लेकिन निको रॉबिन जैसे तैसे बच जाती है, क्योंकि एक वाइस एडमिरल जो कि एक जाइंट है, वो निको रॉबिन की माँ से भागने में मदद करता है, क्योंकि वो उसकी माँ का दोस्त था। लेकिन बाद में एडमिरल आउखीजी आता है और वो उस जाइंट को जान से मार देता है। हालांकि एडमिरल आउखीजी उसको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ड्यूटी थी इसलिए वो ऐसा करता है और निको रॉबिन को जाने देता है, क्योंकि वो बस एक छोटी सी बच्ची थी। और तभी से निको रॉबिन वर्ल्ड गवर्नमेंट से अपनी जान बचाते हुए बच रही है और इधर उधर भाग रही है। उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद वो स्ट्रॉ हैट्स से मिलती है। उसे लगता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स पे बोझ है, इसीलिए वो स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देती है ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ दें। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स भला कहाँ ही मानने वाले हैं, वो अपने फ्रेंड को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और इसी आर्क में हमें लूफी की नई पावर देखने को मिलती है, जो कि गियर सिस्टम था। लूफी गियर 2 जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और लूफी गियर 3 जिसमें वो अपने हाथ या पैर को बड़ा करके चीज़ों को तोड़ देता है। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे इन पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि लूफी अपने ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, जिस वजह से उसको ऐसी पावर्स मिलती है। लेकिन इसके बदले में उसकी लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाती है। और गियर 3 को इस्तेमाल करने के बाद तो लूफी एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। स्ट्रॉ हैट्स के क्रू में एक नया मेंबर आया जो कि शिप को रिपेयर कर सकता है, और वो एक साइबॉर्ग है। और साथ ही में हमें लूफी के दादा भी देखने को मिलते हैं, जो कि नेवी में वाइस एडमिरल हैं, जिसने गोल्डी रॉजर को गिरफ्तार किया है कई बार। वो मतलब गोल्डी रॉजर की टक्कर का माना जाता था। और साथ ही में हमें लूफी के डैड के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है मंकी डी ड्रैगन, जो कि काफ़ी नामचीन आदमी है। वो एक रिवोल्यूशनरी है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ न्यू वर्ल्ड में लड़ रहा है। इस सागा में कई सारे मोमेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा फनी भी हैं। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, जैसे कि रॉबिन कहती है आई वॉन्ट टू लीव, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। और सबसे ज़्यादा बैडेस्ट वो मोमेंट था जब लूफी के कहने पर उस वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को चला देता है। और सब में तगड़ा मोमेंट जब बस्टर कॉल हो जाती है। स्ट्रॉ हैट्स के पास भागने के लिए कोई जगह बची नहीं थी। स्ट्रॉ हैट्स ने वैसे तो CP9 को पील दिया, लेकिन बस्टर कॉल से वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन तभी गोइंग मैरी खुद को रिपेयर करवा के आती है आइसबर्ग से, और स्ट्रॉ हैट्स को एक आखिरी बार सेल करवाती है। और इसके बाद एंडिंग में जब फ्रैंकी उनके लिए नया शिप बनाता है आइसबर्ग के साथ मिलके, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब लूफी का दादा आता है और उन पर हमला करने लगता है, लूफी के दादा के साथ कोबी भी था वहाँ पे। लूफी को जिससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। हालांकि कोबी काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हो गया अब।
और वैसे तो उसॉप को लूफी वैसे ही क्रू में ज्वाइन करवा देना चाहता था, लेकिन सांजी और जोरो के कहने पे लूफी नहीं करता है। जोरो कहता है कि जब तक वो खुद से आके माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम उसे क्रू में नहीं लेंगे। और लास्ट में उसॉप रोते रोते माफ़ी मांगता है और लूफी भी रो ही रहा था क्योंकि उनका शिप काफ़ी दूर निकल चुका था। लूफी बस अपना हाथ पहुँचाता है और उसॉप उसे पकड़ के शिप पे डायरेक्ट आ जाता है और फिर वो लूफी के ग्रैंडपा से वहाँ से बच के निकल लेते हैं। और उनके नए शिप के पास भी काफ़ी सारी पावर्स है, जैसे कि वो हवा में उड़ सकता है और उसके पास कई सारे मोड्स भी है, उसके अंदर एक सबमरीन भी है और यहाँ तक कि वो कोयला से चलता है। इस सागा का विलन ऐसा था ना कि उसकी हरकतों की वजह से तुम उसे सही में हेट करने लगते हो। वो जब निको रोबिन को लाते मार रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा किलस मच रही थी। और इस सागा के बाद स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। सांजी को खुद की बाउंटी मिलती है, यहाँ तक कि उसॉप को भी, नामी को भी, और लूफी की बाउंटी तो सीधे 300 मिलियन बैरिज पर पहुँच जाती है और जोरो की भी 120 से ऊपर। और सब में फ़नी चीज़, चॉपर को स्ट्रॉ हैट्स का पेट बता के उसके ऊपर भी 50 बेरीज की बाउंटी रख देते हैं। मतलब 50 बेरीज होता ही क्या सोच के बाउंटी रखी थी। और अब बात करूँ श्रेया बाक्सा की, जो कि काफ़ी अच्छा था, जिसमें हमें नया कैरेक्टर देखने को मिलता है ब्रूक, जो कि पूरी तरह एक स्केलेटन है क्योंकि उसने रिवाइवल फ्रूट खाया था इसलिए वो जिंदा बच गया है। वो मतलब एक बार मर गया था, लेकिन जब तक उसकी आत्मा वापस आई तो उसके शरीर की हड्डियाँ बची थी सिर्फ, इसलिए उसको हड्डियों में ही रहना पड़ा। और वो बार बार अपने स्केलेटन होने पे चोक्स मारता रहता है, लेकिन ये बंदा गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाता है, इसलिए लूफी उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे, और वो बंदा हाँ भी कर देता है। लेकिन उसके पास उसकी शैडो नहीं है, इसलिए वो धूप में नहीं जा सकता क्योंकि क्या मोरिया, जो कि एक वॉरलॉर्ड है, उसने उसकी शैडो ले ली और ऐसी कई बंदों की शैडो ले चुका है और वो बाद में स्ट्रॉ हैट्स की भी शैडो लेने वाला है। और इस सागा में स्ट्रॉ हैट्स उसी को मिलते हैं। वो बंदा लूफी की शैडो लेके एक बड़े से जाइंट, जो कि ओर्स नाम का जाइंट, या कहूँ ये एक मॉन्स्टर है जो कि जाइंट से भी बड़ा है, उसके अंदर डाल देता है और वो बंदा पूरी तरह लूफी की हरकतें करने लगता है। वो कहता है आई एम गोना बी द किंग ऑफ पायरेट्स, और वो सर पे पत्थर रख लेता है बड़ा था, जो कि उसकी हेड की तरह था। हालांकि उसकी बॉडी स्ट्रेचिंग में स्ट्रेच तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो सोच रहा था कि उसकी बॉडी भी लूफी की तरह स्ट्रेच होगी क्योंकि उसके अंदर लूफी की आत्मा थी। लेकिन उसके पास उसकी बॉडी इतनी बड़ी थी कि वो जो भी चाहे वो कर सकता था। लेकिन बाद में जब उसकी बॉडी स्ट्रेच होने लगती तो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग हो गया था क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स के बस का तो था नहीं उसे पेल सके। लेकिन वो जैसे तैसे उसे पेल देते हैं और बाद में गैका मोरिया को भी पेल देते हैं। लेकिन लास्ट में आता है नया बंदा कूमा, जो कि एक और वॉरलॉर्ड था। स्ट्रॉ हैट्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, इसलिए वो उससे डील तो कर नहीं पाते। लूफी भी बेहोश हो गया था, बाकी सभी बेहोश हो गए थे लगभग, इसीलिए सांजी और जोरो उससे डील करते हैं। और जोरो सांजी को मार के साइड करते हैं तो उस बंदे से डील करता है कि तुम मुझे ले जाओ, लूफी को छोड़ दो। कूमा लूफी की बॉडी से उसका सारा पेन निकालता है और उसका सिर्फ कुछ परसेंट जोरो को चखाता है और जोरो की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है। वो उससे डील रखता है कि अगर तुम ये सारा पेन झेल लोगे तो मैं तुम्हारे क्रू को छोड़ दूंगा, और जोरो ऐसा ही करता है। बाद में जब सांजी उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो रही है, तो वो कहता है कुछ नहीं हुआ यहाँ। सच कहूँ तो ये मोमेंट जोरो के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, मतलब मैं जोरो का फ़ैन हो गया इस मोमेंट पे। और साथ ही में बाद में पता चलता है कि जो कि ब्रूक है वो वही बंदा है जिसने लबून से वादा किया था। लबून जो कि बड़ी सी वेल थी, याद होगा तुम्हें। ब्रूक का क्रू करीब 50 साल पहले मिले था, लेकिन उसके बाद वो सब मर गए और ब्रूक ने रिवाइवल फ्रूट खाया था, इसकी वजह से वो जिंदा है। ब्रूक कहता है आई हैव टू कीप माई प्रॉमिस, इफ़ आई कांट आई वुड नेवर कॉल माई सेल्फ अ मैन अगेन। ये बात भाई मेरे दिल को छू गई कि ब्रूक सच में एक मैन है। हालांकि बार बार लड़कियों से पैंटीज मांगता रहता है। हालांकि ये सागा पूरी तरह फन में निकल रही थी, जहाँ नामी की ज़ॉम्बी से शादी हो रही थी, वहीं कैरेक्टर्स की शैडोज छीन ली गई थी। और पिरोना नाम की एक कैरेक्टर थी जो कि बॉडी से गोस्ट पास करा के उन्हें पूरी तरह नेगेटिव फील करवा देती है। हालांकि उसकी पावर लूफी, सांजी, जोरो और बाकी सब पे तो काम करती है, लेकिन उसॉप पे नहीं करती क्योंकि उसॉप कहता है आई एम ऑलवेज अ नेगेटिव पर्सन। उसॉप एक नेचुरली नेगेटिव पर्सन है, जिस वजह से उसकी पावर्स उस पर काम नहीं करती और उसॉप उसे हरा देता है। सब में फनी मोमेंट वो था जो कि उसॉप एक बलून वाला हथौड़ा लेकर आता है, उसको डराता है कि ये देख मेरी पावर कितनी ज़्यादा है और मैं तेरे पे हथौड़ा मारने वाला हूँ, जिसकी वजह से इम्पैक्ट से पहले ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। और वहीं स्ट्रॉ हैट्स और सो जाते हैं जिसमें लूफी की शैडो है, और उसके बाद गैका मोरिया को, जो कि मरने से पहले सबकी एक शैडो कंज्यूम कर लेता है। हालांकि वो बाद में बर्स्ट हो जाता है, सारी शैडोज की अपने आप ही बाहर निकलने लगती हैं और लूफी और बाकी लोग मिलकर उसको पेल देते हैं। लेकिन बाद में जब कोमा आता है तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जो कि मैंने बताया ही। इस आर्क में चीज़ें ज़्यादा तगड़ी तो नहीं थी, लेकिन जोरो का सेक्रीफाइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। और साथ ही में ब्रूक का गाना, भाई क्या गाता है ये बंदा, इसका मैं फ़ैन हो गया। वाटर 7 से जाने से पहले भी स्ट्रॉ हैट्स एक आइलैंड पर जाते हैं, जिस आर्क के बारे में मैंने बात नहीं करी, मुझे लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस आर्क का नाम था लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क। कम ग्रेविटी होने के कारण इस आइलैंड पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी थी। इस आइलैंड पर फॉक्सी नाम का एक पायरेट आता है जो कि लूफी को चैलेंज करता है कि हम एक गेम खेलेंगे और उसमें जो जीता वो हारने वाले क्रू से अपने क्रू में एक बंदा डाल सकता है। लूफी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है और वो चॉपर को हार जाता है। स्ट्रॉ हैट मिलकर फिगर आउट करते हैं और फॉक्सी को हरा ही देते हैं बाद में। वैसे तो यार पूरी तरह फन में ही निकल रहा था, इसलिए मैंने सोचा यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसलिए इसके बारे में बाद में ही बात करेंगे।
सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वन पीस देखने वाले दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देना। और तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी कमेंट्स में थॉट्स ज़रूर बताना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग। Oh yeah, yeah.